आप लोग को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो। आप लोग ऑनलाइन भी हो या नहीं? आ रही है सर आवाज। तो सर ने, ओके मैं खुद ही देख लेता हूँ। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल डेटा है, इसमें सर ने क्या क्या कवर किया है? वर्किंग विद न्यूमेरिकल डेटा जो टॉपिक है, इसमें सर ने क्या क्या कवर किए हैं आज? सर नॉर्मलाइजेशन थोड़ा पढ़ाया था, फीचर इंजीनियरिंग ये चीज सारी थोड़े बताया, थोड़ा बहुत बताई सर ने। ठीक है, और आरओसी और एयूसी का फिर सर ने कवर कर लिए थे, प्रिडिक्शन वाइज। सर इसका आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स? सर वो तो पिछले चैप्टर में ना, पिछले क्लासेस में ईद से पहले हो गई थी। ए यू सी और आर यू सी और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह। ठीक है, तो आज हमारे जो लैब के टॉपिक्स हैं वो भी सेम ही है। ठीक है, हमने इम्प्लीमेंट करने हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग के ऊपर काम करेंगे, नॉर्मलाइजेशन, बिनिंग वगैरह। ठीक है, तो आज जो मैं एक थोड़ा सा रीकैप दे देता हूँ। ऑलरेडी आप लोग कर भी चुके हैं, बल्कि मैंने खुद करवाया था आप लोग को। जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो मैंने आप लोग को खुद भी क्लास में करवाया था, याद है आप लोग को? ठीक है, तो इसमें हमने देखा मैट्रिक्स असल में है क्या। ये हमारे पास एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। ठीक है, किस चीज़ का इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है? क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स का। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी एआई के एल्गोरिथम्स हैं उनको हम इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, लेट से हमने ट्रेनिंग कर ली, हमने सारा कुछ कर लिया, एंड एट द एंड सब कुछ जब हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि आया हमारा जो एल्गोरिथम है वो सही काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम लेट से किसी भी एल्गोरिथम की हमने इवैल्यूएशन करनी है, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ उसके अंदर देखते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये एल्गोरिथम किस टाइप का है, यानी इसकी ये किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। ठीक है, लेट्स से वो एक रिग्रेशन एल्गोरिथम था तो उसके इवैल्यूएशन मैट्रिक्स या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम था तो उसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मैट्रिसेस या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस मैट्रिक मैट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, देखें मैट्रिक्स और मैट्रिक में डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। एक है हमारे पास मैट्रिक, मैं अगर बार बार मैट्रिक बोल रहा हूँ, और एक है मैट्रिक्स। ये नीचे वाला जो मैट्रिक्स है दिस इज वो मैथमेटिकल वाला। ठीक है, कि रोज इन कॉलम्स में अगर आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दैट इज अ मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक है ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है टू इवेल्युएट समथिंग। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। अगर इसको हम प्रूलर करें तो वो मैट्रिसेस बन जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स बन जाएगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अच्छा, अगर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस आपने चेक करनी है तो आप उसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को यूज करोगे, चाहे वो जोन सा भी हो। ठीक है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज वन ऑफ देम। और जब भी आप कंफ्यूजन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के लिए इवेल्युएशन करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी चेक करते हैं, तो आपके पास चार चीजें होती हैं। कौन कौन सी? ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, और इसी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं इन योर वाइवा, इन योर इंटरव्यूज वगैरह। ठीक है, कि ये ट्रू पॉजिटिव बेसिकली होता क्या है, ट्रू नेगेटिव बेसिकली होता क्या है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप इन सब को लेट्स से आप टॉप टू बॉटम लिखो, लेट्स से टू ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, टीपी, उसके बाद आप लिख लो टी एन,
उसके बाद आप लिख लो एफ पी फॉल्स पॉजिटिव, और उसके बाद फॉल्स नेगेटिव। तो ये जो सारे के सारे जो लेफ्ट साइड पे हैं, ये हमारे पास क्या है, उनकी एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, उनकी एक्चुअल वैल्यूज। और सारे के सारे जो राइट साइड पे हैं वो हमारे पास क्या है, उनकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज। अब इस चीज में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक्चुअल वैल्यू बेसिकली है क्या। एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू के लिए आपको अपनी टारगेट क्लास का पता होना जरूरी है। ठीक है, लेट्स से मैं एक क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ जेंडर बेस्ड। ठीक है, कि अगर मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ, या अगर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ, कोई वेवलेंथ दे रहा हूँ, या कोई मैं सिंपल एक इनपुट इमेज दे रहा हूँ, अगर आसान कर लें, या इनपुट टेक्स्ट दे रहा हूँ। लेट्स से मैं एक इनपुट टेक्स्ट अपने एल्गोरिथम को पास कर रहा हूँ। ठीक है, और इस उस इनपुट टेक्स्ट में मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इस इनपुट टेक्स्ट में कोई फॉल्स वर्ड है या नहीं, यानी कोई गलत बात कही है किसी ने। गलत बात से मुराद कोई गाली दी है, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है या नहीं। मैंने एक सेंटेंस जो है, मैंने एनएलपी का कोई प्रोजेक्ट लेट्स से करना है, और मैंने एक सेंटेंस जो है वो अपने एल्गोरिथम को पास करना है। और आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, मैं ये देखूं कि इस सेंटेंस में एब्यूजिव वर्ड्स जो हैं वो यूज हुए हैं या नहीं। तो अगर एब्यूजिव वर्ड्स यूज हुए हैं, तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं एब्यूजिव वर्ड्स वाले सेंटेंस को फाइंड करूं। तो अब्यूजिव वर्ड्स वाले सेंटेंस मेरे केस में मेरे लिए क्या होंगे, मेरी टारगेट क्लास। ठीक है, मेरी टारगेट क्लास क्या हो जाएगी, वो सेंटेंसेस जिसमें अब्यूजिव वर्ड्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, और मेरे लिए हर वो सेंटेंस टारगेट क्लास नहीं होगी जिसमें अब्यूजिव वर्ड्स यूज नहीं हो रहे। जिसमें हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए मेरा टारगेट क्लास बन गया। ठीक है, और जितने भी सेंटेंसेस उसके अलावा हैं वो मेरे लिए टारगेट क्लास नहीं होंगे। तो जब भी मैं एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैंने आप लोग को बताया ना क्लासिफिकेशन में ये चार चीजें हैं लेट्स से। तो जब भी मैं ये लेफ्ट साइड वाली ये जो उनकी बात कर रहा हूँ, देखें ट्रू पॉजिटिव, तो इसमें ये ट्रू जो है, फॉल्स पॉजिटिव इसमें ये जो फॉल्स है, फॉल्स नेगेटिव इसमें जो लेफ्ट साइड पे फॉल्स है, ट्रू नेगेटिव इसमें जो लेफ्ट साइड पे ट्रू है। ये मेरी क्या है, ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज हैं। ठीक है, ये जो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इनको भी छोड़ दें। ठीक है, इनको ये आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले क्या है, मेरी एक्चुअल वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज से क्या मतलब, ये मेरी टारगेट क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हर सेंटेंस मेरे लिए ट्रू में कंसिडर होगा। राइट साइड वाले को अभी इग्नोर करें। ठीक है, राइट साइड वाले को अभी इग्नोर करें। अभी आपने ये सिर्फ ये देखना है कि हर वो सेंटेंस जिसमें एब्यूजिव वर्ड्स हो, मैं उसको क्लासिफाई करना चाहता हूँ, मैं उसको फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो मेरे लिए ट्रू में आएगा। जिसमें नहीं है तो वो मेरे लिए फॉल्स में आएगा, बस ये समझ जाए। और इसी तरह जिसमें ना हो इसमें भी वो फॉल्स में आएगा, और जिसमें हो वो ट्रू में आएगा। मैं लेफ्ट साइड वाले की बात कर रहा हूँ। फिर राइट साइड वाले में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। राइट साइड वाले में हमारे पास मैंने आपको क्या बताया, प्रिडिक्टिव वैल्यूज को या प्रिडिक्टेड वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ट्रू वो एक्चुअली मेरा टारगेट क्लास था। मेरा टारगेट क्लास क्या था, जो सेंटेंस एब्यूजिव वर्ड्स कंटेन करते हो वो मेरा टारगेट क्लास है। तो ट्रू पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या मतलब है, करेक्टली प्रिडिक्टेड। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट साइड जो है वो हमारे पास मेरी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, मेरी एक्चुअल टारगेट क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। और राइट साइड वाली जो है वो मेरी प्रिडिक्टिव क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, मेरी प्रिडिक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड पे लेट्स से मेरे पास एक सेंटेंस है। अगर मैं आपको कहूँ एक सेंटेंस है जिसमें लेट्स से एक एब्यूजिव वर्ड यूज हुआ हो। ठीक है, और वो सेंटेंस प्रिडिक्शन हो गलत, और वो उसको वो प्रिडिक्ट करे कि इसमें नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में एब्यूजिव वर्ड नहीं है। एक्चुअली में क्या था, उस सेंटेंस में एब्यूजिव वर्ड था, बट प्रिडिक्शन उसने क्या थी, नहीं था। तो वो इन चारों में किस में आएगा। क्वेश्चन की समझ आई आप लोग को। एक्चुअली मेरे सेंटेंस में एब्यूजिव वर्ड था, लेकिन उसने प्रिडिक्ट किया कि इसमें नहीं था, तो वो इसमें किस में आएगा।
ट्रू नेगेटिव में। फॉल्स नेगेटिव में आएगा सर, उसने फॉल्स फॉल्स। नेगेटिव किया। वो आएगा ट्रू नेगेटिव में। जो फर्स्ट जिसने बोला, आई डोंट नो किसने बोला, ट्रू नेगेटिव में। ट्रू का क्या मतलब है? ट्रू लेफ्ट साइड को देखे ना, लेफ्ट साइड को। ट्रू का क्या मतलब है? ट्रू का मतलब है कि वो एक्चुअली उस सेंटेंस में, यानी एक्चुअली वो मेरा टारगेट क्लास है। अगर मैं जनरली बात करूं, वो एक्चुअली मेरा टारगेट क्लास है। और मैं फिर प्रेडिक्ट क्या कर रहा हूं? नेगेटिव। ठीक है, कि वो मेरा टारगेट क्लास नहीं है। यानी कि मेरा प्रिडिक्शन, मेरा एक्चुअल वैल्यू, मेरा टारगेट क्लास क्या है? इस सेंटेंस में एब्यूजिव वर्ड्स हैं, लेकिन उसने प्रिडिक्ट क्या किया कि नहीं है, उसने नेगेटिव आंसर दिया। समझ आई? अगर उसमें नहीं होते और वो प्रिडिक्ट करता कि उसमें नहीं है, तो वो किस में आता? अगर एक्चुअली भी उसमें नहीं है और उसने प्रिडिक्ट भी नहीं किया, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव। वो फॉल्स, उसने ट्रू प्रिडिक्ट किया ना। फॉल्स पॉजिटिव। वो फॉल्स पॉजिटिव में आएगा। फॉल्स नेगेटिव में कैसे आएगा? वो फॉल्स पॉजिटिव में इस सेंस में आएगा, देखें एक्चुअली वो क्या थे? फॉल्स, यानी कि उस सेंटेंस में एब्यूजिव वर्ड्स नहीं थे। फिर प्रिडिक्शन हमने क्या देखनी है कि उसने ठीक प्रिडिक्ट किया तो पॉजिटिव, गलत प्रिडिक्ट किया तो नेगेटिव। ठीक है, उसमें एक्चुअली नहीं थे और उसने प्रिडिक्ट भी किया कि नहीं थे, तो वो फॉल्स पॉजिटिव में आएगा। फॉल्स नेगेटिव में कब आएगा? उसमें एक्चुअली नहीं थे, फॉल्स था वो एक्चुअली। मान जब उसमें उस सेंटेंस में एब्यूजिव वर्ड्स नहीं थे, लेकिन उसने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया, उसने गलत प्रिडिक्ट किया। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास मेरा जो डेटा सेट है, डेटा आइटम है, वो फॉल्स नेगेटिव में लाई करेगा। प्रिडिक्शन मेरी फॉल्स नेगेटिव में लाई करेगी। ठीक है, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स हैं या आपके क्लासिफिकेशन के परफॉर्मेंस आपने चेक करने हैं, ये चार चीजें ही आपकी यूज में आती हैं। मैंने आप लोग को बताया था ना पहले भी, अगर आप प्रिसीशन चेक कर रहे हो, रिकॉल चेक कर रहे हो, एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, ये सारी क्या है? ये सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की हमारे पास परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं। तो इन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में सब में क्या यूज हो रहा है? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव, इन चारों में से कोई भी एक। लेट्स से आप कोई भी एक्यूरेसी का मैं फॉर्मूला निकाल रहा हूं। ठीक है, तो आपको वो चारों ही नजर आएंगे, उन चारों के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा। आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है, दैट इज ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, और वो सारा कुछ समझ आई? तो ये चार चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था रेगुलराइजेशन का। रेगुलराइजेशन का मैं आप लोगों को अभी इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि ये टॉपिक हमारे पास डीप लर्निंग का है। ठीक है, लेकिन मैं सर से बात क्यों, और वो डीप लर्निंग आपका मिड्स के भी बाद आया है शायद, लेकिन अगर ये आपके मिड टर्म में इंक्लूडेड हुआ तो रेगुलराइजेशन सर ने पढ़ाया। L2, लासो, रिज, अर्ली स्टॉपिंग, ये पढ़ाया सर ने। जैसे थोड़ा बहुत इंट्रो कराया था, मतलब डिटेल नहीं पढ़ाया, लेकिन कुछ बताया था इसके बारे में। डिटेल तो इंट्रो क्या, इंट्रो तो मैं भी सर यही बोल बहुत दूंगा सही ना कि पढ़ाया था। जी। देखिए, इंट्रो में ये आता है ना कि आप इसकी डेफिनेशन बता दो या इस तरह कुछ। रेगुलर आप डिटेल में आप वो डीप लर्निंग की तरफ ही जाएंगे। सर ने क्या बताया था? इंट्रो इसका क्या था? व्हाट इज रेगुलराइजेशन इफ आई आस्क यू? याद है आप लोग को? ऑनलाइन क्लासेस आई डोंट लाइक, आई रियली डोंट लाइक, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग सुन भी रहे हो या नहीं। बीच में आप लोग सोए हुए हो, मुझे क्या पता। दिस इज बैड, दिस इज बैड। अच्छा देखें, आरओसी जो है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टॉपिक्स कवर नहीं करना चाहता क्योंकि वो फिर एंड में आप लोग को नहीं आ रहे होंगे, फिर वाइवा में आप लोग कहेंगे बहुत मुश्किल वाइवा ले रहे हैं आप। देखें, आरओसी, एयूसी,
देखें, रेगुलराइजेशन को मैं जनरल डिफाइन कर देता हूँ। रेगुलराइजेशन इज बेसिकली अ टेक्निक टू रिड्यूस ओवरफिटिंग। ठीक है। अब ओवरफिटिंग क्यों होता है? हमारा ओवरफिटिंग इस वजह से होता है कि जब हमारा जो डेटा वैल्यूज हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, हमारा एल्गोरिथम जो है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से 100% लर्न कर लेता है, उनको सीख जाता है, और न्यू डेटा पे वो अच्छी प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। और न्यू डेटा पे वो अच्छी प्रिडिक्शन इसी वजह से नहीं कर पाता कि वो ओल्ड डेटा पे बहुत हाईली ट्रेंड होता है, ओवर ट्रेंड होता है। ठीक है। ओवर फिटिंग की सबसे बड़ी वजह जो है दैट इज वेरिएंस। आपका वेरिएंस जो है बहुत हाई होता है। हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक हमारे पास, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, बायस, एक होता है हमारे पास वेरिएंस। पता है दोनों का? बाइस एंड वेरिएंस का पता है आप लोगों को? सर ने बताया। यस, यस सर ने बताया था, लेकिन 22 ये था कि हम एक एडिशनली एक नंबर ऐड कर रहे थे, लाइक कुछ ऐसा था। और और वेरिएंस, वेरिएंस, उसमें वेरिएंस लाने के लिए एक फंक्शन ऐड कर रहे थे हम, स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है? वो करते कैसे हैं या करना क्या है? आई एम नॉट आस्किंग व्हाट डज इट मीन बाय बाइस्ड या व्हाट डज इट मीन बाय वेरिएंस। देखिए, वेरिएंस का जनरल डेफिनेशन, या आप कह लें इसका मतलब क्या है, वो ये है कि आपका, जब वेरिएंस का मैं समझा, नॉट बायस, ठीक है। वेरिएंस का ये मतलब है कि जब आपका एल्गोरिथम, ठीक है, एक डेटा सेट के ऊपर ट्रेन हो गया, फाइन, ट्रेनिंग के बाद हमने रिजल्ट जनरेट कर दी, आउटपुट हमारे पास आ गया। अब हमारा एल्गोरिथम, उसका जो ट्रेनिंग डेटा है, जिस डेटा के ऊपर वो ट्रेन हुआ है, ट्रेनिंग डेटा, उस ट्रेनिंग डेटा के अंदर सेम, मैं न्यू टेस्टिंग या न्यू डेटा उस पर नहीं ला रहा राइट नाउ। अभी जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ है, उसी डेटा में थोड़ा सा ट्वीक कर लूं, थोड़ी सी चेंजेस लाऊं, और अगेन मैं वो सारा डेटा, जो ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा था ना, वही उठाया मैंने और कुछ नहीं किया। एक एल्गोरिथम था, ठीक है, मेरे पास अभी वो नहीं है। एक एल्गोरिथम है, लेट्स से, उसको आपने इनपुट डेटा पास किया, वो ट्रेन हुआ, उसने आपको आउटपुट दी, फाइन, ओके। उसके बाद आपने उसी ट्रेनिंग डेटा को दोबारा उठाया, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाई, किसी चीज को डिलीट किया, किसी चीज को ऐड किया, किसी डेटा पॉइंट को, किसी न्यू कॉलम को ऐड किया। डेटा सारा वही है, ट्रेनिंग डेटा, ओरिजिनल डेटा वही है, आपने थोड़ी बहुत चेंजेस की, और दोबारा वही डेटा आपने पास किया अपने एल्गोरिथम को, अगेन ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। एक एल्गोरिथम था, वो ट्रेनिंग आपने की उसकी एक स्पेसिफिक डेटा के ऊपर, उसके बाद आपने उस डेटा के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लाई, और उसी डेटा को दोबारा, चेंज्ड वाले डेटा को दोबारा उसी एल्गोरिथम को पास किया। आपके आउटपुट्स में कितना डिफरेंस आता है? ये क्या है? आपके आउटपुट में, दोनों ट्रेन्ड डेटा के आउटपुट पे कितना डिफरेंस आता है, दैट इज वेरिएंस। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ वेरिएंस। ठीक है। समझ आई? मैं दोबारा समझाऊं। एक ही एल्गोरिथम है, लेट्स से कोई भी एल्गोरिथम है, और ये वेरिएंस जो है वो हर एक एल्गोरिथम, एआई एल्गोरिथम के लिए यूज होता है, याद रखें। ठीक है। लेट्स से आपके पास एक एल्गोरिथम है, आपने उसको एक डेटा पास किया, ठीक है, ट्रेन हुआ, और आउटपुट आया, फाइन, एक आउटपुट हमारे पास O1, लेट्स से O1 आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ O1 आ गया। अब अगेन मैंने वही ट्रेनिंग डेटा उठाया, कुछ नहीं किया, लेकिन उसमें मतलब थोड़ी सी मैंने चेंजेस की, कॉलम कुछ ऐड किया, किसी फीचर, कैटेगोरिकल डेटा कुछ, मतलब इनकोडिंग की, कुछ ना कुछ चेंज किया किसी भी तरीके से। ठीक है। अब उस चेंज डेटा को मैंने उसी एल्गोरिथम को दोबारा पास किया। अब जब मैंने उस डेटा को चेंज किया थोड़ा बहुत, और एल्गोरिथम को दोबारा पास किया, और उसका जो O2 आया, O1 और O2 में कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएशन है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड वेरिएंस। अगर इन दोनों में वेरिएंस बहुत ज्यादा हो, यानी O1 कुछ और ही हो, मतलब एक आउटपुट कुछ और हो और दूसरा आउटपुट कुछ और हो, लेट्स से जब उसने, हमने ट्रेनिंग डेटा को पास किया था O1 के लिए, तो आउटपुट 1 आ रहा था मेरे पास 96%, और O2 जब आया, मैंने थोड़ा बहुत डेटा को चेंज किया, और वो आया मेरे पास 40%। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 46% का, 56% का।
96 - 40, 56% डिफरेंस है। वेरिएंस इज वेरी हाई। वेरिएंस जितना हाई होगा उतना आपका डेटा, उतना आपका एल्गोरिथम ओवरफिटेड होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चला ना, क्योंकि वो भी एक न्यू डेटा बन गया, इफ यू थिंक अबाउट इट। ठीक है, कि मैंने ओरिजिनल डेटा को थोड़ा बहुत चेंज किया। अगर ये चीज ओवरफिटेड हुआ, या अगर ये एल्गोरिथम ओवरफिटेड हुआ, तो इसको ये डेटा जो है ये बिल्कुल नया लगेगा। जबकि इसको तो ये, उसको तो नहीं पता कि ये वही डेटा है ना। लेकिन मैंने उसको थोड़ा बहुत चेंज करके दोबारा फीड किया, तो उसको लगा कि अच्छा ये तो नया डेटा है, इस पे मैं कैसे काम करूंगा, और तो उसने सारा गलत आंसर दिया। दिस इज बेसिकली वेरिएंस। समझ आई? यस सर। ओके। अब बायस का क्या मतलब है? वेरिएंस का मतलब क्या है? ये चीज, ठीक है। और वेरिएंस बहुत ज्यादा हुआ, यानी दोनों आउटपुट्स के दरमियान जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन है, वो बहुत हाई हुआ, तो हमारा मॉडल ओवरफिटेड होगा, हमारा एल्गोरिथम ओवरफिटेड होगा। अगर, अब बायस की बात करते हैं, व्हाट इज बायस? बायस का ये मतलब है कि वो जो डेटा है, वो जो एल्गोरिथम है, वो डेटा के स्पेसिफिक पॉइंट्स की तरफ बायस्ड होता है। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट्स के डेटा सेट के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहा हूं, स्टूडेंट्स का जीपीए। लेट्स सी मेरे पास एक एल्गोरिथम है, कोई भी एल्गोरिथम उठा लें, ठीक है। कोई भी एल्गोरिथम उठा लें, और लेट्स से मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, और इस डेटा सेट के ऊपर मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यानी व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, वो ये है कि मैं स्टूडेंट्स का, लेट्स से आप लोगों का अपकमिंग जीपीए में प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, राइट। अब मेरे पास कॉलम्स क्या क्या होने चाहिए? स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, स्टूडेंट नेम होने चाहिए, स्टूडेंट जीपीए होना चाहिए, प्रीवियस जीपीए होना चाहिए, स्टूडेंट्स सी जीपीए अब तक कितना आ रहा है, स्टूडेंट्स क्रेडिट आवर्स, स्टूडेंट्स स्टडी आवर्स, मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स जेंडर होनी चाहिए, उनकी एज होनी चाहिए। अगर इस डेटा के ऊपर मेरा कोई भी एल्गोरिथम मैंने उठाया, जी, अपने माइक्स म्यूट कर दें प्लीज। क्या था? मैं, हाँ, 22 बता रहा था। तो आपने डेटा उठाया स्टूडेंट्स का, ठीक है। और इस डेटा सेट के ऊपर जो मैंने सारी कॉलम्स आपको बताई, आपने कोई भी एल्गोरिथम ट्रेन करना है फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर व्हाट, कि आपका स्टूडेंट्स का अपकमिंग जीपीए प्रिडिक्ट हो सके, राइट। ओके, फाइन। अब जब मैंने इसको ट्रेन किया, तो मुझे ये पता चला कि इसका जो बेस्ट फिट लाइन है, बेस्ट फिट लाइन आप लोग को पता होगा ना, वो जो लाइन हम लगाते थे कि डेटा पॉइंट्स के दरमियान वो डिफरेंस को कम करे। बेस्ट फिट लाइन जो है, वो किसी लेट से किसी स्पेसिफिक जेंडर की तरफ मूव कर रहा है। वो लेट से फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, और मेल स्टूडेंट्स। इसी तरह वो मेल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है ओवर फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी के अलावा अगर कोई और कॉलम देखें, तो एज वाइज अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, इफ आवर एल्गोरिथम इज मोर बायस्ड टूवर्ड्स, लेट्स से एज इज अबव 26, तो वो बिलो 26 वालों को गलत। अब इसका मतलब क्या है? कि वो जेंडर को बाइस कर रहा है, वो एज को बाइस कर रहा है, लेट्स से वो फीमेल स्टूडेंट्स को ज्यादा बाइस। इस बाइसिंग की वजह से जो हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी, वो उन डेटा पॉइंट्स को ट्रेन करेगा जिन डेटा पॉइंट्स में फीमेल स्टूडेंट्स हों। समझ आई? तो बाकी जो, लेट्स से अगर मैं थोड़ा बहुत पेन के जरिए बनाऊं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जरूर 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 वो होगा, पेन, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे था, मैंने ये क्यों निकाला? लेट्स से मेरा एक डेटा पॉइंट ये है, एक डेटा पॉइंट ये है, ठीक है। और एक डेटा पॉइंट ये है, और एक डेटा पॉइंट ये है, और एक डेटा पॉइंट ये है। अब जो मैंने आप लोग को बताया ना कि ये मेरा लाइन है, लेट्स से, ठीक है। अब जो मैंने आप लोगों को बताया कि लेट्स से वो जेंडर बेस्ड बाइसिंग कर रहा है, कि वो फीमेल स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और मेल स्टूडेंट्स। तो ये लाइन क्या होगी? ये लाइन जीरो से स्टार्ट होगी। लेट्स से ये एक फीमेल स्टूडेंट है, तो उसने उसको ट्रेन किया, फिर फीमेल स्टूडेंट पे ट्रेन किया, फिर फीमेल स्टूडेंट पे ट्रेन किया, और फिर गो गो अप टू सो ऑन। अब ये एक मेल स्टूडेंट था, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब ये जो एक मेल स्टूडेंट है, ब्लू कर देते हैं, ये जो एक मेल स्टूडेंट है, इसने तो उस बेस्ट फिट लाइन को टच तक नहीं किया।
ये गलत हुआ ना। हमारा जो बेस्ट फिट लाइन है वो गलत बना बिकॉज ऑफ बायसिंग। समझ आई। और बायसिंग हम क्या करते हैं, इसकी वजह क्या होती है, बायसिंग होती क्यों है, क्वेश्चन तो ये है ना। ये तो इसका रिजल्ट था कि बायसिंग की वजह से होता क्या है, कि वो स्पेसिफिक डेटा पॉइंट से अपने कोई भी एल्गोरिथम एक डेटा सेट के स्पेसिफिक कॉलम को प्रायोरिटी देता है बायसिंग की वजह से। राइट। अब बायसिंग का वजह है क्या, होता क्या है, वो तो आउटपुट है ना, बायसिंग की वजह से हो रहा क्या है। ठीक है। बाइसिंग की वजह से हो रहा क्या है वो तो पता चल गया। वाई इज दिस हैपनिंग। ठीक है। उसका रीजन ये है कि हम अपने एल्गोरिथम को अपने डेटा सेट के मुताबिक सेट नहीं करते। हमारा डेटा सेट बहुत ही सिंपल होता है और हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम उठाते हैं। वो वेरिएंस में होता है। अगर हमारा डेटा सेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो और हम एल्गोरिथम बहुत सिंपल उठा लें, उस वक्त हमारे पास होती है बाइसिंग। समझ आई। एल्गोरिथम बहुत हैवी, बहुत सिंपल हो, और डेटा सेट बहुत हैवी डेटा सेट हो, ठीक है, उसके अंदर बहुत डेटा पॉइंट्स हो, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हो, जिसकी वजह से हमारे पास बेसिकली होता है बाइसिंग। समझ आई। तो बाइसिंग का रिजल्ट क्या है, हमारा मॉडल अंडर फिटेड होता है, वो सारे डेटा पॉइंट्स को सही से लर्न ही नहीं कर पाता। तो दिस इज कॉल्ड अंडर फिटिंग। अगर आपका एल्गोरिथम अपने ही ट्रेनिंग डेटा को सही से ट्रेन नहीं हो पा रहा, सही से लर्न नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड अंडर फिटिंग। अगर आपका एल्गोरिथम अपने ट्रेनिंग डेटा को बहुत ज्यादा याद कर लेता है, जिसको हम रटना बोलते हैं, रट लेता है उसको, वो बेसिकली क्या है, ओवरफिटिंग। वेरिएंस की वजह से ओवरफिटिंग होती है, बायस की वजह से एल्गोरिथम अंडरफिटेड होता है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, हर एक प्रोजेक्ट में, जब भी आप लोग मशीन लर्निंग, एआई और जिस चीज का भी प्रोजेक्ट फाइंड करो, ढूंढो, करो, जो भी करो, उसमें आप लोगों ने बाइसिंग और वेरिएंस का आपने ट्रेड ऑफ करना है। ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, आप लोग सर्च करके बुक में पढ़ सकते हो, बुक्स बुक्स पढ़ा करें प्लीज। ठीक है। तो बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ में क्या होता है, आप इन दोनों को बैलेंस्ड रखते हो अकॉर्डिंग टू योर डेटा सेट, अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिथम। समझ आई। बायस और वेरिएंस की जो वैल्यूज हैं, आप उनको मीडियम रखते हो, दरमियान में रखते हो, बेस्ड ऑन देयर योर डेटा सेट and your algorithm, and this whole concept is called bias variance trade off। ठीक है। अगर मैं बायस को कम करूं तो वेरिएंस में कितना ज्यादा या कमी आ रहा है, अगर मैं वेरिएंस में कमी या ज्यादा करूं तो उसकी वजह से बायसिंग पे क्या इफेक्ट आ रही है। तो आपने दोनों का ख्याल रखना है, यू डोंट हैव टू बायसिंग को बहुत ज्यादा कर लें या कम कर लें। ठीक है। तो दिस वाज बायसिंग वेरिएंस ट्रेड ऑफ। अच्छा, वेरिएंस अगर बहुत ज्यादा हो तो बुरा है, क्योंकि वेरिएशन उन दोनों में बहुत ज्यादा है और फिटेड है। ठीक है। बायसिंग जितनी कम है, ठीक है, और वो उतनी अच्छी है। अगर दोनों में अगर हमारा एल्गोरिथम बायसिंग बहुत ज्यादा कर रहा है टुवर्ड्स द स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक फीचर, तो वो बुरा है। ये बात याद रखें। बायसिंग एंड वेरिएंस ज्यादा तो बुरा, आपने दोनों को बैलेंस रखना है, नॉर्मल। और याद रखें, जब आप एक चीज को कम करते हैं तो दूसरा इफेक्ट होता है। इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट का नाम है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओके ये मिटा देते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास रेगुलराइजेशन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आप लोग को डीप लर्निंग में पढ़ाऊंगा। लेकिन जनरली रेगुलराइजेशन ये है कि इट इज़ अ मेथड। देखें, मैंने वेरिएंस का बताया ना, वेरिएंस शुरू ही यही से हुई थी। तो ओवरफिटिंग को रोकने के लिए या कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए देयर इज़ अ मेथड, देयर इज़ एन एल्गोरिथम, इट इज़ कॉल्ड रेगुलराइजेशन। ठीक है। रेगुलराइजेशन क्या है, इट्स अ मेथड टू रिड्यूस या टू रिमूव ओवरफिटिंग फ्रॉम योर एल्गोरिथम या फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया। अब रिमूव, अब ओवरफिटिंग होती किस वजह से है, वेरिएंस की वजह से। इसी चीज से सारी चीज शुरू हुई थी। और ये मैं इंशाल्लाह आप लोग को आगे जाके पढ़ाऊंगा। इट इज, बस अभी के लिए ये याद रखें कि इट इज जस्ट अ मेथड टू रिड्यूस या रिमूव ओवरफिटिंग फ्रॉम योर एल्गोरिथम या प्रोजेक्ट। समझ आई यहां तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
यस सर। ओके। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन है, उसमें बाइनरी क्लास और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली थी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने पढ़ ली अभी। इवैल्यूएशन मैट्रिसेस सर ने लिखा है, बट आई गेस दिस इज रॉन्ग, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह होना चाहिए, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में हमारे पास क्या क्या है, आरओसी, एयूसी और प्रिडिक्शन बायस। ये प्रिडिक्शन बायस उसी की बात हो रही है, ठीक है, बायस और वेरिएंस की। तो इसको छोड़ो। तो आरओसी और एयूसी कर्व को समझते हैं अब। कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाले को बंद कर देते हैं। आरओसी और एयूसी कर्व बेसिकली हमारे पास, एयूसी इज वेरी सिंपल, ठीक है। देखें आरओसी कर्व क्या होती है, आरओसी कर्व इज बेसिकली हम अपने एल्गोरिथम से, अच्छा, ये जो इवेल्युएशन, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, इवेल्युएशन मैट्रिक्स है, ठीक है। आरओसी भी, एयूसी भी और कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी, ये क्या है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के इवेल्युएशन मैट्रिक्स हैं। इनके बगैर आप कर सकते हो इवेल्युएशन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की? इन मैट्रिक्स के बगैर, इन एवेल्युएशन या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बगैर आप इवेलुएट कर सकते हो अपने एल्गोरिथम को? एनीवन? नो सर। नहीं कर सकते? सर आई थिंक सो कर तो सकते हैं, बट ये बेस्ट वे है समझने के लिए, उसको देखने के लिए, लाइक अग- ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए मैंने आप लोग को बताया ना, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की या किसी टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स की हमारे पास एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नहीं है, मल्टीपल हैं, ठीक है। प्रिसीशन, अब ये सारे एल्गोरिथम्स किस टाइप के हैं, क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, राइट। अब क्लासिफिकेशन के लिए जो यूज हो रहे हैं उनमें हमारे पास बहुत सारे हैं, नॉट जस्ट दीज थ्री, ठीक है। तो कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से करूं तो कंफ्यूज नहीं होना। अब आरओसी एंड एयूसी कर्व होता क्या है? आरओसी का मतलब है रिसीविंग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सर पता नहीं कुछ था, लेट मी, अगर इसे जरा कर ले। यस, हाँ, रिसीविंग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और एयूसी जो है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये होता क्या है, ये असल में हमारे पास हमारे क्लासिफिकेशन को इवेलुएट करते हैं कि हमारे एल्गोरिथम ने क्लासिफाई कितना किया, कितना बेहतर किया। ठीक है, देखें आरओसी हमारे पास क्या है कि रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें होता क्या है, इसमें आप दो चीज़ों के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के दरमियान में आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, राइट। अब ये जो एक लिंक है वो मैं आप लोग के साथ चैट में शेयर भी कर देता हूँ, आप लोग इसको देख लो। ठीक है, मैं अभी इसको देख रहा था कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन कैसे करूं, यानी एग्जांपल कैसे दूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है पेन, ना पेन टैबलेट, मेरी गलती है सर, शाहिद के पास पड़े हुए हैं।
तो इसमें क्या है, इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि पाइथन के जरिए आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। देखिए मैं आप लोग को इन सिंपल वर्ड्स समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा यूजिंग अ प्रॉपर एग्जांपल जब आप लोग ऑन फिजिकली आएंगे। इसमें हमारे पास हम ट्रू पॉजिटिव रेट और ट्रू नेगेटिव रेट के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उस लाइन को बोलते हैं प्रिडिक्शन लाइन या प्रिडिक्टिव लाइन, ठीक है। वो लाइन क्या करती है, उससे पहले ये देखें कि ट्रू पॉजिटिव रेट या फॉल्स पॉजिटिव रेट होता क्या है। ये आप कैलकुलेट करते हो उन्हीं चार चीजों से, जितनी भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है या जिनको इवैल्यूएशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वो इन चार चीजों से ही मिलके बने होते हैं और कुछ नहीं। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो हमारे पास एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज ट्रू पॉजिटिव रेट, जिसको सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। और फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है, इसी तरह फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो लाइन है दिस इज शोइंग के देखें कि ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव रेट है, वाई एक्सिस है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव रेट है। अगर आपका ये जो लाइन है जिसको हम आरओसी बोल रहे हैं, आरओसी कर्व भी बोलते हैं इसको, आरओसी लाइन भी बोलते हैं, अगर ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह जाए तो इसकी जो वैल्यू है तो होती है, अच्छा, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट इन दोनों की वैल्यूज हमेशा हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही होती है, नथिंग एल्स। ओके। तो ये जो आरओसी कर्व है, ये जो लाइन है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अगर अगर जरूरी नहीं है, अगर इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 टू लाइक अ लीनियर लाइन, राइट, तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है 0.5। अगर आपके एल्गोरिथम की आरओसी कर्व्स की वैल्यू 0.5 आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका एल्गोरिथम ट्रूली कुछ प्रिडिक्ट कर नहीं रहा, वो कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं रहा, वो बेसिकली जस्ट रैंडमली थ्रो कर रहा है गेसेस, ठीक है। अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं और मैं आप लोगों में से किसी से एक से पूछूं कि इसका क्या आएगा, तो कोई बोलेगा हेड्स, कोई बोलेगा टेल्स, क्योंकि किसी को नहीं पता, वैसे ही तुक्के मार रहे होते हैं, ठीक है, जिसको गेसेस भी बोलते हैं, फ्लूक्स भी बोलते हैं। अगर आपकी आरओसी की वैल्यू 0.5 हो तो आपका एल्गोरिथम एक्चुअली कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं रहा, इट इज बेसिकली जस्ट गेसिंग रैंडमली, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर देखें, पेंट में जाते हैं एंड वापस यही खोलते हैं। अगर मेरे पास लेट्स से दिस इज माय ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव की लाइन, अगर मेरे पास लाइन कुछ इस तरह है, ठीक है, ठीक है, तो दिस इज अ गुड, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन अगर होती तो वो कुछ इस तरह होती। जब भी आपकी आरओसी कर्व की स्ट्रेट लाइन, आरओसी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन शो करे तो डायरेक्टली समझ जाएं कि वो रैंडम गेसेस बोल रहा है। ओके। अब एयूसी क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, जिसको मैथमेटिक्स में, स्टेटिस्टिक्स में तो ये एरिया अंडर द कर्व है ना, मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। वो क्या है, वो ये है, ठीक है। जो आरओसी कर्व आपने बनाया है ना, उस कर्व को टच करें एक्स एक्सिस की लाइन के साथ, और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या था, फॉल्स पॉजिटिव रेट, ठीक है। और इसकी लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना भी ये बीच में एरिया बन रहा है इनसाइड द ट्राइंगल, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व। व्हाट कर्व, एरिया अंडर द आरओसी कर्व, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास एरिया अंडर द कर्व या एयूसी जो है दैट इज दिस लाइन या दिस एरिया, सिंपल, नॉट अ लाइन, ठीक है। ये एरिया जितना बड़ा हो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो आरओसी कर्व है वो सही बन रहा, ठीक है। अगर मैं यही दोबारा ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज माय व्हाट एवर माय ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव की लाइन या एक्सिस, ठीक है। और मेरी वो जो आरओसी लाइन है या आरओसी कर्व है या जो भी आप उसको नाम दे रहे हैं, वो कुछ इस तरह बन रही है परफेक्टली वाई एक्सिस के ऊपर। और फिर जब 1 पे पहुंच जाए, यानी दिस इज 0 वैल्यू, दिस इज 1 वैल्यू, जब वो 0 से 1 तक पहुंचे तो परफेक्टली स्ट्रेट लाइन हो जाए, दिस इज कॉल्ड एन आइडियल आरओसी कर्व, आइडियल या परफेक्ट आरओसी कर्व।
एंड दीज डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जब आप इनको टच करोगे, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज माय AUC, राइट। जब आप इसको एक्स एक्सिस के साथ टच करोगे, लेट्स से दिस वाज माय एक्स एक्सिस, और ये जो एरिया आप फाइंड करोगे, दिस इज द मैक्सिमम एरिया यू कैन गेट, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रू पॉजिटिव रेट और ट्रू नेगेटिव रेट दोनों ही 0 और 1 के दरमियान होती हैं। 0 और 1 से ऊपर नहीं जा सकती, 0 से नीचे नहीं आ सकती। तो अब आप ROC कर्व को देखो, वो 1 से लेके बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो ROC कर्व अगर 1 से स्ट्रेट जाए तो दिस इज अ परफेक्ट या आइडियल ROC कर्व, उससे ज्यादा वो अच्छा हो ही नहीं सकता। ओके, दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड। अगर आपका ROC कर्व कुछ इस तरह बन रहा हो, तो वो तो जो है ना, आप उसको डायरेक्टली फेंक दो, ठीक है। अगर वो 0.5 से भी नीचे आ रहा हो, तो आपका ROC कर्व यानी आपका जो एल्गोरिथम है वो यूजलेस है, ठीक है। वो प्रिडिक्ट तो कर रहा है, लेकिन गलत कर रहा है, ठीक है। और अगर वो स्ट्रेट लाइन हो, तो मैंने क्या बताया, वो प्रिडिक्ट तो कर रहा है लेकिन तुक्का लगा रहा है, क्या पता ठीक हो, क्या पता गलत हो, क्या पता ठीक हो। वी डू नॉट वांट समथिंग लाइक दिस। वी डू नॉट वांट के अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वेदर इन पेशावर, व्हाट इज द वेदर इन मियावाली, तो आप बोलेंगे कभी 10 कभी 20। नहीं, हमें एक्चुअल प्रिडिक्शन चाहिए। एक्चुअल प्रिडिक्शन का मतलब है कि हमें, प्रिडिक्शन तो है, आइडियल तो ये है ना कि बस मैं बता दूं कल बारिश होगी, किसी को नहीं पता, वो प्रिडिक्शन है। इसका मत प्रिडिक्शन का मतलब ही यही है कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे 100% नहीं पता ये चीज, राइट। लेकिन वो प्रिडिक्शन ठीक भी तो हो ना, कुछ हद तक, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के। तो आपका ROC कर्व 0.5 से नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर 0.5 हो तो आप उसको इंप्रूव करने, ठीक है। और 0.5 से ऊपर कुछ भी हो, इस तरह हो, इस तरह हो, जिस तरह यहाँ पे वो जिगजैग लाइन ड्रॉ हुआ भी है, यहाँ पे अगर आप देख लो, इधर था दिस वन। अच्छा, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। अब ये जो लाइन है देखें, इसको क्या, ये लिखा भी हुआ है कि सम प्रिडिक्टिव पावर, कि मतलब कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन ये कर रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो नो प्रिडिक्टिव पावर, रैंडम गेसिंग। और अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन हो तो परफेक्ट क्लासिफायर भी इसको बोलते हैं, आइडियल ROC कर्व भी बोलते हैं, राइट। तो दिस वाज योर ROC कर्व। ROC कर्व बेसिकली होता किस लिए है, ये आपको बताता है कि आपकी जो क्लासिफिकेशन है, आपकी जो क्लासिफायर एल्गोरिथम है, वो किस हद तक ठीक है, वो किस हद तक अच्छे से काम कर रहा है, राइट। एंड प्रिडिक्शन बाइस जो है, वो बाइस एंड वेरिएंस की ही बात हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम वर्किंग विद न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज का आपका जो टास्क है 1:30 तक, वो ये है कि आप किसी भी डेटा सेट के ऊपर, या किसी भी डेटा सेट के ऊपर नहीं, जो आपने पुराने एल्गोरिथम्स या पुराने टास्क किए थे, ठीक है, उनकी मुझे ROC AUC कर्व बताएं, उसको एक्सप्लेन करें। और दूसरा, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करें, और उनके अंदर आपने ये देखना है कि बायस एंड वेरिएंस की चेकिंग हो रही है या नहीं, यानी चेक एंड बैलेंस, यानी सिंपल ये है कि आप उनको बैलेंस करो, राइट। तो दिस इज योर टास्क, आपने अभी करना है। एंड इसी टास्क का फिर इंशाल्लाह लैब रिपोर्ट आपको मैं असाइन करूंगा संडे नाइट तक, तो आप लोग फिर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल डेटा से। जी, प्लीज पूछें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना टास्क स्टार्ट करें हम। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो टास्क के दरमियान में तो प्लीज पूछें, और टास्क के अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल? ठीक है, अगर आप लोगों से मैंने वाइवा लिया और अगर उस वक्त किसी ने ये बोला कि सर वाइवा बहुत मुश्किल आप ले रहे हो या इस तरह कुछ, तो फिर मतलब उस वक्त फिर क्वेश्चंस मैं करूंगा। आप लोग अभी नहीं पूछ रहे हो ना, अगर अभी पूछेंगे तो सीखेंगे। चलें, आप लोग टास्क स्टार्ट करें, फिर लेट मी नो। ओके।
और मैं किसी भी टाइम अटेंडेंस लूंगा, अगर आप अटेंडेंस में नहीं हो तो फिर यू आर एब्सेंट, ठीक है, मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा। आरओसी समझ आ गया, एयूसी क्लियर नहीं हुआ। देखें, एयूसी बेसिकली इसके अंडर का जो एरिया है वो है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर मैं ये लेट्स से ये हमारे पास देखें, दो तरह की एल्गोरिथम्स का आरओसी ड्रॉ किया हुआ है। एक एल्गोरिथम सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और दूसरा एल्गोरिथम क्या है, L2, यानी वो रेगुलराइजेशन के बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आरओसी कर्व अप्लाई किया है। एयूसी का क्या मतलब है, एयूसी ये है कि आपका ये जो एरिया है, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, फॉल्स पॉजिटिव रेट, राइट, वाई एक्सिस पे क्या है, ट्रू पॉजिटिव रेट। आप आरओसी कर्व को एक्स एक्सिस के साथ टच करो, राइट। अब ये जो सारा एरिया है ये, ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व, ये ये कर्व है ना ये, एंड दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, दिस इज बेसिकली आपका ए यू सी, ठीक है। ये जितना भी एरिया है, ठीक है, तो जितना भी आपका ए यू सी जो है वो ज्यादा होगा उतना आपका आरओसी कर्व, इसका मतलब है अच्छा बना है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा होगा तो वो ऊपर टच करेगा इस y एक्सिस को, यानी x एक्सिस को यहाँ पे टच करेगा, राइट। तो वो इसलिए देखें ज्यादा कैसे बनेगा, एरिया अंडर द कर्व बड़ा कैसे बनेगा, जब आरओसी कर्व हमारे x एक्सिस को ऊपर अपर लिमिट को टच करेगा, जो कि 1 है, अपर लिमिट में 1 वैल्यू है, राइट। तो एरिया अंडर द कर्व अगर ज्यादा हो तो इससे ये पता चलता है कि आर ओ सी कर्व जो है वो अच्छा बना है। और आर ओ सी कर्व अच्छा बने तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छी हो रही है, राइट। और कोई क्वेश्चन? जी, पूछे प्लीज। अगर एयूसी, जी, अगर एयूसी ज्यादा हो या एयूसी एरिया अंडर द कर्व बड़ा हो तो उसका ये मतलब है कि आरओसी कर्व जो है वो अच्छा बना है। आरओसी कर्व अच्छा बना हो तो उसका क्या मतलब है कि क्लासिफिकेशन अच्छे से हो रही है। जी, आप लोगों की अटेंडेंस लगाते हुए मैं आप लोगों से छोटा सा वाइवा भी लूंगा, एक एक क्वेश्चन का। अगर वाइवा गलत हुआ तो आपकी अटेंडेंस में नहीं लगाऊंगा। मुझे लग रहा है काफी लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। या से आप अपना वॉइस ऑन करें और मुझे समझाएं ये आप क्या पूछ रहे हैं।
सर। जी। सर ये जो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, एक्यूरेसी हो गया, ये F1 स्कोर हो गया, और ये जो आर ओ सी यू सी, ये सर उसमें तो नहीं होंगी ना लीनियर रिग्रेशन में? होंगी, क्यों नहीं होंगी। लेकिन ये जो मैट्रिसेस नहीं है ये, अगेन मैं बता रहा हूं, ये मैट्रिक्स है। देखें, एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है मैट्रिक, ठीक है, और एक होता है मैट्रिक, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है सबसे ऊपर वाला, ये वो मैथमेटिकल मैट्रिक्स है, ठीक है, टेबल जिसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं। मैट्रिक का मतलब है कोई फॉर्मूला जिसके जरिए किसी चीज को मेजर किया जाए, मैट्रिक का मतलब भी मेजरमेंट है, ठीक है। और मैट्रिक उस क्लास को बोलते हैं जो एक लिमिट के बाद कॉलेज से पहले आप पढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल, ये एक्चुअल लैंग्वेज है, ठीक है, मैं खुद से नहीं बता रहा। ये मैट्रिक अगर आप देखें डिक्शनरी में सर्च करें तो मैट्रिकुलेशन इसका शॉर्ट, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक जो है ये मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द मीटर एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। और ये जो मैट्रिक्स है, इसको आप सर्च करो तो दिस इज अ मैथमेटिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ क्वांटिटीज। याद है, इसका सम या इसका प्लूरल क्या होगा हमारे पास, दैट इज मैट्रिसेस, ठीक है। गलत मत बोले, आप लोग इंजीनियर्स, आप लोग मतलब एजुकेटेड लोग हो। और दिस इज मैट्रिक्स, ठीक है, इसका सम नहीं है, मैट्रिकुलेशन का सम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है। तो मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है। मैथमेटिकल अगर बहुत सारे मैट्रिसेस हों तो मैट्रिसेस बोलते हैं उनको, और बहुत सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हों तो उनको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ये था कि ये होते हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए या नहीं। हर एक एल्गोरिथम का अपना परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन आरओसी, एयूसी, प्रिसिशन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स के लिए यूज होते हैं, रिग्रेशन के लिए नहीं होते। लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम रिग्रेशन का है, रिग्रेशन, रिग्रेशन के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट है, मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE, मीन एब्सोल्यूट एरर MAE। याद है, जो सर ने पढ़ाया था, मैंने भी पढ़ाया था। तो वो हमारे पास इवेल्युएशन मैट्रिक्स है या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, किस चीज के, रिग्रेशन एल्गोरिथम्स के। समझ आई। यस सर। अच्छा सर, जब हम कोई मतलब मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं, जिस तरह भी हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं ना, तो अब नॉर्मली कैसा होता है कि हम जब कोई डेटा सेट ट्रेन करते हैं ना, तो प्रॉपर ट्रेनिंग और वेट्स हमें मिल जाते हैं, तो उसके बाद हमें थोड़ा बहुत मतलब पता चलता है कि ये जो हमारा मॉडल है इस प्रॉपर डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है कि नहीं हुआ। सर मतलब कोई इस तरह से तरीका है कि हम जो अपना डेटा सेट है ना उसको ट्रेनिंग से पहले एनालाइज करें कि मतलब वो मतलब किस तरह का हमें जो है ना ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? क्योंकि सर उस पे ना, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट का डेटा हो ना, उसमें तो ट्रेनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन जब इमेजेस का डेटा आ जाता है ना, तो वो फिर सर 2-2 3-3 दिन ले लेते हैं, और फिर एट द एंड जब मतलब वो काम भी ना कर रहा हो उसे, तो बहुत सारा फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। देखें, इसका एक सबसे तरीका अच्छा ये है कि आप अपने डेटा सेट को क्लीन करो। डेटा सेट को ट्रेनिंग के लिए पास करने से पहले उसको क्लीन करो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप मैथमेटिकली टेस्ट करो, मैथमेटिकली ट्राई करो। आपको मैथमेटिकली वो आना चाहिए, समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए कि अच्छा ये मैथमेटिकली काम करेगा। तो मैं, जिस तरह हम मैटलैब क्यों पढ़ते हैं, मैटलैब क्यों यूज करते हैं, ताकि हम इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम उनको मैथमेटिकली या प्रोग्रामेटिकली देखें कि वो काम करेंगे भी या नहीं। अगर वो प्रोग्राम में कर रहे हैं, मैथमेटिकली कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाती है कि हाँ वो उस वक्त भी काम करेगा जब मैं इसको प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे कोई तरीका नहीं पता कि आप ट्रेनिंग से पहले डेटा को कैसे टेस्ट करो कि ये काम करेगा या नहीं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें।
मैं कल रात को 4:30 बजे पहुंचा हूँ पिशावर से, तो इसलिए मुझे नींद आ रही है। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। सर लैब की सबमिशन कब तक है? संडे नाइट तक। सर आरओसी कर्व की फॉर्मेशन में थ्रेशोल्ड का क्या रोल होता है? थ्रेशोल्ड हम सेट करते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे वो फाइंड करे। वो मैं समझाऊंगा असनाथ। वो देखें, ये जो सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं आप लोग को, स्टेप्स, ठीक है, ये एक एक थ्रेशोल्ड है। इन्होंने एक, इशारे को मैंने इतनी दफा एडमिट किया फिर भी पता नहीं क्या करें। ये जो स्टेप्स है ना, ये मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली, फिजिकली। या अगर नेक्स्ट वीक भी ऑनलाइन क्लासेस हुई तो फिर तो मैं इंशाल्लाह टैबलेट से ही समझाऊंगा। अभी मैं जो सेकंड क्लास जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की है उनके लिए टैबलेट ले आऊंगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत फिर नीड पड़ी उस चीज़ की। नेक्स्ट वीक ऑनलाइन क्लासेस है? अगर हुई, मुझे पता नहीं है, शायद ना हो। सर अगर सर उम्मीद फिजिकल। है इंशाल्लाह हो जाएगी। हॉस्टल क्यों बोला है फिर? जी, मैं कह रहा हूँ हॉस्टल क्यों बोला है? हॉस्टल बुलाया है तो इसका मतलब है कि फिजिकली होंगी। मुझे नहीं पता, मैंने बोला अगर। आप लोग एक बात नहीं सुनते, दूसरी बात पे जंप कर रहे हो। सर अगर अटेंडेंस ले लें सर 5 मिनट रह गए तो। अटेंडेंस ले लो। यस सर। सारे अटेंडेंस के लिए बैठे हैं। क्लास की समझ आई आज? यस सर। ड्यूरेशन 60 + 30, 190, राइट? और यस सर। टॉपिक्स थे हमारे पास। क्लासिफिकेशन, ये लैब 5 है ना आप लोग का? नो यस सर सर। लैब 4। ये लैब 4 है? नहीं 5 ही है शायद वो। लैब 5 है सर, जब से आपने टास्क देना स्टार्ट किए हैं, तब से ये 4 है। ओके। सर हमने लेटेस्ट तो सबमिट कराई है लैब 3। नहीं नहीं, लैब रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा मैं, क्लासेस अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ। ये 5th लेक्चर है ना हमारा। वो लैब 5 है सर। ओके। जी, हसनाथ, प्रेजेंट सर। जवेरिया, प्रेजेंट सर। तैयबा नूर, तैयबा नूर, जल्दी करें ये ख़त्म होने वाली है। अनीला, यूनस, यस सर। अनम फातिमा, मैं एक एक बार बोलूंगा, जल्दी जल्दी ये यस सर। फातिमा, यस सर। मोहम्मद आशिर, प्रेजेंट सर। सबी, सबी, शेहरबानो, यस सर। रेहान अली,
यस सर। मोहम्मद जैद। सर मोहम्मद जैद मिस कर दिया आप। मोहम्मद जैद। यस सर। लाइबा शाहीन। लाइबा शाहीन। सवेरा तबस्सुम। प्रेजेंट सर। सवेरा तबस्सुम प्रेजेंट। ओके, अक्सा अजीज। सर अक्सा का माइक खराब है, उसने मैसेज किया हुआ है। उस्मान गनी। प्रेजेंट सर। अहमद हसन। प्रेजेंट सर। फातिमा मरियम। प्रेजेंट सर। रजा। रजाउल्ला। प्रेजेंट। अब्दुल्ला। प्रेजेंट। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। राजिया अरशद। सर सर उसे गाजिया ने मैसेज भी कर ग्रुप में दिया, मैसेज माइक किया हुआ खराब है। है। तुमेरा अब्द मजीद। प्रेजेंट सर। इकरा। यासिर टाइम्स अप आई गेस। इकरा। सर उसका मैसेज आ गया। इकरा का भी आया है। आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे आपस में? सर चैट खोल के देख लें आप खुद साथ साथ। ओके। ओके। मोहम्मद यासिर। यस सर। आसिम आबिद। यस सर। मोहम्मद शारिक। प्रेजेंट सर। अली हैदर। अली हैदर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ये जो लेक्चर है मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह सर हाफिज। लैब मैनुअल भी अपलोड कर दिया? लैब रिपोर्ट के टास्क जो बोल रहे हैं आप? नहीं सर, जो आप अभी मैनुअल से पढ़ा रहे थे। जी मैं सर। मैनुअल से तो नहीं पढ़ा काफी था, सर काइंडली ये तो आउटलाइन था। नहीं सर, वो जो ग्राफ था पूरा वो आरुषि हाँ? वाला। ये हाँ। ये तो लिंक है मैंने ग्रुप में ये तो वो है कोई। हाँ, ब्लॉग है ये। सही है सर। लैब काफी जगह जी। ये जो लैब है ना सर, वो अपलोड कर दीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही रिहान, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है? चलें, थैंक यू सो ओके सर। मच।